हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ थी आपके डिफरेंट पेपर्स की, वो हमने कंप्लीट की थी। ये आपका लास्ट पेपर रहने वाला है सेकंड सेमेस्टर का ह्यूमन राइट्स का। तो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर देख के जाने चाहिए, साथ ही साथ इसका मॉडल आंसर जो है उसको भी देखना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रोल ऑफ रोल ऑफ बिल ऑफ राइट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ये कह रहा है कि बिल ऑफ राइट्स का क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है ह्यूमन राइट्स को के विकास में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं, जो बिल ऑफ राइट्स है ये पहली बार ऐसा कुछ फंडामेंटल राइट लेकर के आया था इंडिविजुअल के लिए जो स्टेट के अगेंस्ट था। इसके पहले सारी की सारी शक्तियाँ जो रहती थी वो स्टेट के पास रहती थी। जो इंडिविजुअल होते थे, जो वहाँ के सिटीजन्स होते थे, उनको बहुत सारे राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते थे। तो ये बिल ऑफ राइट्स 1215 में आया और इसमें बताया गया कि भैया जो इंडिविजुअल हैं उनकी भी राइट्स है। तो इसीलिए भूमिका पूछ रहा है कि ह्यूमन राइट्स में क्या रोल रहा है बिल ऑफ राइट्स का। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं। कह रहा है द बिल ऑफ राइट इज़ द फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट। ये एक आधारभूत दस्तावेज है ह्यूमन राइट का, दैट फॉर्मली लिस्ट एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। जो क्या करता है, मौलिक अधिकारों को, व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को राज्य के प्रति क्या करता है, सुरक्षित करता है, प्रोटेक्ट करता है। हिस्टोरिकली इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न कंसेप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर हम इतिहास के तौर पे देखें, अगर हम मानवाधिकार का इतिहास देखें, तो इसमें ह्यूमन राइट्स, ये जो बिल ऑफ राइट्स है, इसकी बहुत भूमिका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे की डेवलपमेंट अब हम देख लेते हैं भाई। की डेवलपमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे? मैग्ना कार्टा आया 1215 में। ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट था टू लिमिट द पावर ऑफ किंग एंड रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल लिबर्टीज़। मतलब ये पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जो आपके लिए, मतलब सिटीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट लेकर के आया था और किंग की जो ऑटोनॉमी है उसको कम किया था। फिर दूसरा जो मानवाधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसा बिल आया, कोई ऐसा कानून आया, वो आया इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 में। ठीक है ना, इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एंड सिविल लिबर्टीज़। इसमें सिविल लिबर्टीज़ को पार्लियामेंट को सुप्रीम बताया गया, ना कि किसी राजा को सुप्रीम बनाया गया। पार्लियामेंट को ही सुप्रीम बताया गया और सिविल लिबर्टीज़ यानी कि नागरिकों की स्वतंत्रता पे भी बात करी गई। उसके बाद आया तीसरा यूएस बिल ऑफ राइट्स 1791 में, 1791 में। फर्स्ट एन अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योरिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। इसने क्या क्या लाया भाई? लाइक स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फेयर ट्रायल की बात इसमें कही है। फिर उसके बाद आया फ्रेंच डिक्लेरेशन राइट ऑफ मैन 1789। इन्फ्लुएंस किया इसने यूरोपियन एंड ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क को। मतलब यूरोप में जो ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क कर रहा था, हुआ था, उसको ये इन्फ्लुएंस किया। ओके, चलिए तो इतना आप लिख लोगे। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ आपको लिखने की ज़रूरत है, तो अगर लिख लो, नहीं तो वो जितना क्वेश्चन बोला था उतना आपका आंसर अब हो गया। कंक्लूज़न आप लिख लो। और एक बात मैं और बता दूं, जो 100 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें कंक्लूजन लिखना ज़रूरी नहीं है। जो आपको बोल रहा है उसको एक्सप्लेन कर दो, डिफाइन उसकी मीनिंग बता दो, क्योंकि 100 वर्ड्स है तो उसमें इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का ज़्यादा वैसा नहीं बनता है। ठीक है ना। अब यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखो भाई। फर्स्ट जनरेशन तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट जनरेशन कब रिकॉग्नाइज हुआ, तो 1215 में बिल ऑफ राइट्स आया, फिर इंग्लिश बिल ऑफ राइट आया। ये सब क्या था? फर्स्ट जनरेशन था जिन्होंने पहली बार रिकॉग्नाइज किया ह्यूमन राइट्स को। और सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट क्या है उसको भी देखते हैं हम लोग। फर्स्ट जनरेशन आप देखें, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फेयर स्पीच।
बेस्ड ऑन फ्रीडम ऑफ स्टेट इंफेरेंस एंड प्रोटेक्टेड बाय इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट, ठीक है, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ये सब फर्स्ट जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन यहाँ गलत लिख दिया है, देखो भाई, ये फर्स्ट जनरेशन में क्या होना चाहिए, ये सेकंड जनरेशन लिखा है, इसको आप लोग कट कर लेना। फर्स्ट जनरेशन में बिल ऑफ राइट्स, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स, ईयू लिबर्टीज़ जो एक्ट आया था वो सब था। ये जो है वो सेकंड जनरेशन है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है सेकंड जनरेशन, ठीक है ना, ये सेकंड जनरेशन है, इसको आप कर लीजिएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन आपसे पूछा है तो आप बता देंगे कि हाँ, फर्स्ट जनरेशन में बिल ऑफ राइट्स था, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स था, फिर उसके बाद यूरोपियन बिल ऑफ राइट्स ऐसा करके आया था सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सेकंड में जो मैंने आपको बताया वो, ठीक। ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स एंड यूएन चार्टर। क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत बल प्रयोग के लिए कानूनी निहितार्थ। बल प्रयोग मतलब कि द यूएन चार्टर रेगुलेट द यूज़ ऑफ फोर्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस। अच्छा देखो भाई, अब यूएन की बात कोई नहीं मान रहा, यूनाइटेड नेशंस, आपने इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल जो था लॉ उसमें पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, तो आपको पता होगा यूएन चार्टर वगैरह के बारे में। तो यूएन चार्टर जो है कुछ बल प्रयोग कर सकता है या फिर कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन बना सकता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि क्या यूएन जो है वो कौन से ऐसे लीगल इम्प्लीकेशन एज अ फोर्स के रूप में यूज़ कर सकता है जिससे इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। तो कौन कौन सा है भाई, आर्टिकल 2 क्लॉज 14 प्रोहिबिट्स थ्रेट और यूज़ ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 यूज़ कर सकता है। आर्टिकल 51 जो है वो यूज़ कर सकता है, जो बात करता है परमिट सेल्फ डिफेंस इन केस ऑफ आर्म्ड अटैक, ठीक है। फिर चैप्टर जो 7 है जिसमें आर्टिकल 39 से लेकर के 51 तक की बात करी गई है, ठीक है, 39 से लेकर के 51 तक बात करी गई है। सिक्योरिटी काउंसिल में ऑथोराइज फोर्स टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस। इसमें ये भी बोला है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल ऑथोराइज्ड है कि वो पीस मेंटेन कर सकती है, और पीस मेंटेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है जो उचित फोर्स है उसका भी प्रयोग कर सकती है। तो ये ऐसे कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस हैं यूएन जिसको यूज़ करके अपना जो दबदबा है या फिर कह लें कि बात मनवाने की जो है वो कर सकता है, ठीक है, बात मनवाने के लिए ये फोर्स यूज़ कर सकता है, ठीक। अब इसमें देखो निकारागुआ वर्सेस केस देख लो, एक निकारागुआ वर्सेस यूएसए 1986 का केस है। इसमें आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या बोला, हेल्ड दैट यूएस लाइबल फॉर वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ बाय सपोर्टिंग आर्म्ड ग्रुप इन निकारागुआ। तो निकारागुआ में ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें यूएसए ने आर्म्ड ग्रुप को सपोर्ट किया था, ठीक है। अब उसके लिए फोर्स यूज़ किया जा सकता है यूएन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऐसा इंटरनेशनल पीस बनाने के लिए, ठीक। थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट क्या है, थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट भाई देख लो भाई क्या है, कह रहा है कि ऑल्सो कॉल्ड द सॉलिडेटरी राइट्स दीज इमर्ज एज द पोस्ट वर्ल्ड वार। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडेटरी राइट भी बोलते हैं, ठीक, सॉलिडेटरी राइट बोलते हैं। और ये कब आया, तो ये वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद आया, और इसमें क्या क्या चीज़ें निकल कर के आई, जैसे राइट टू डेवलपमेंट भी ह्यूमन राइट है, राइट टू पीस शांति का अधिकार भी मानव अधिकार है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी अधिकार है, मानव अधिकार, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट मतलब मानवीय सहायता भी एक अधिकार है, ठीक है ना। अब ये रिकॉग्नाइज्ड कब किया गया भाई, तो ये रिकॉग्नाइज्ड किया गया था, रिकॉग्नाइज्ड इन रियो डिक्लेरेशन 1992। रियो डिक्लेरेशन में इसको रिकॉग्नाइज किया उन सभी थर्ड जनरेशन के राइट को। डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट 1986 में भी इसको
किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 21 के कंटेक्स्ट में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल राइट माना आर्टिकल 21 के अंदर। तो आपको यहाँ पे इंडिया के कंटेक्स्ट में भी कुछ कुछ चीज़ें जाननी है। मैंने ह्यूमन राइट तो डाला ही है आपके नोट्स में, लेकिन इंडिया में ह्यूमन राइट के कंटेक्स्ट में और क्या क्या चीज़ें नई ऐड हो रही हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा इस पूरे PDF में। ठीक है, और रही बात फीचर्स की, जैसे जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऐसे कर करके बढ़ते जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स, इसका मतलब ह्यूमन राइट्स में और चीज़ें ऐड हो रही हैं। ठीक है, और राइट्स ऐड हो रहे हैं। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन पहले जब रिकॉग्नाइज हुआ ह्यूमन राइट तब कौन कौन से राइट थे, फिर सेकेंड में और ऐड करके क्या लाया, थर्ड में और ऐड करके लाया गया, तो हमेशा ऐड होता रहेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, अब क्वेश्चन आपका 1E यानी कि 5वां जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है शॉर्ट, वो क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स की आप क्या करिए भाई, परिभाषा बताइए। तो अब देख लो भाई, ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट दैट आर इनहेरेंट, यूनिवर्सल और इनएलिनिएबल एंड इसेंशियल फॉर डिग्निफाइड राइट। तो ह्यूमन लाइफ राइट एक ऐसा अधिकार है जो यूनिवर्सल है, सबके लिए, ऐसा नहीं किसी एक के लिए है, एक दूसरे के लिए नहीं है। यूनिवर्सल है, इनएलिनिएबल है, मतलब उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है आपको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। ठीक है, डेफिनेशन इसका देखेंगे तो हमारे यहाँ भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट बनाया गया है इसी तर्ज पे। तो 1993 में इंडिया में ये भी क्या डेफिनेशन देता है, इंक्लूड्स राइट्स रिलेटिंग टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और द इंटरनेशनल कॉन्वेंट। ये कहता है कॉवेनेंट। देखो भाई, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे ह्यूमन राइट्स सेट किए गए हैं, और उसी में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किए गए, लाए गए हैं, उसको गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं उसका गारंटी इंटरनेशनल कॉन्वेंट देता है कि हर एक व्यक्ति को डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ये ह्यूमन राइट्स तो ज़रूरी ही हैं। इसी तरह UN का भी डेफिनेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। ये क्या बोलता है, राइट्स एवरी मैन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, राइट एवरी ह्यूमन बीइंग इज एंटाइटल्ड टू विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब अधिकार वो है जो बिना किसी के भेदभाव के एक समान रूप से सब पे क्या होगा भाई, लागू होगा। ठीक, अब इसमें इंडिया के कंटेक्स्ट में रेफरेंस दिया है आर्टिकल 21, 14, 19, तो ये तो जानते ही रहो, आपने संविधान जब पढ़ा था तो उसमें बहुत अच्छे से आपने पढ़ा था फंडामेंटल राइट के बारे में। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये शॉर्ट जो आपका शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं 100 वर्ड, उसका कह रहा है कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन होता है, ऐसा कौन सा पर्सन होता है जिसको आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति कहा जाता है। तो कह रहा है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन आर दोज हु आर फोर्स्ड टू फ्ली, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बलपूर्वक या हिंसा के द्वारा उसको वहाँ से अपने देश से भागने के लिए कहा जा रहा है, भगाया जा रहा है फ्रॉम देयर होम्स ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि कोई विवाद हो गया, कोई दंगा हो गया, या फिर कोई डिज़ास्टर ऐसी आ गई, आपदा आ गई, जिसके वजह से उसको अपने जगह से भागना पड़ रहा है या भगाया जा रहा है, उन व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन बोलते हैं। हालांकि ये कंट्री के बाहर नहीं जाते हैं, और किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, हालांकि ये कंट्री के बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है ना, बट कंट्री के बॉर्डर पे कहीं ये रहते हैं। ठीक है ना, जिस कंट्री से निकाल रहे हैं उसी कंट्री के कहीं बॉर्डर पे रहते हैं। ठीक है, की पॉइंट इसका देख लो, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन का क्या कह रहा है, अनलाइक रिफ्यूजीज दे डोंट क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन रिफ्यूज़ी के तरह इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करते हैं, बल्कि अपने ही देश के बॉर्डर्स पे कहीं सेटल हो जाते हैं। प्रोटेक्टेड अंडर UN गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट वाले व्यक्ति होते हैं, पर्सन्स होते हैं, ये एक एक्ट के द्वारा, UN जो एक्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 1998 के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। जैसे इलिस्ट्रेशन, ट्राइबल्स डिस्प्लेस ड्यू टू द प्रोजेक्ट बट स्टिल इन इंडिया आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। अब बहुत ज़्यादा
ऐसे जंगल्स में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी हैं लाए जाते हैं, और उसमें जो रह रहे, उस एरिया में जो रह रहे ट्राइबल्स होते हैं वो डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, जिसको और जगह रिलोकेट कर दिया जा रहा है या फिर उनको हटने पे मजबूर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो वो अपनी कंट्री तो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन हर कंट्री में किसी किसी जगह पे क्या हो जाते हैं, जाके सेट हो जाते हैं, खास करके बॉर्डर एरियाज़ में, ठीक है। चलो, तो ये आपने पढ़ लिया। अब ये जो क्वेश्चन आपका आता है केस स्टडी टाइप का, उसको हम देख लेंगे, एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे जैसा हम करते हैं, उसके बाद आप उसी तर्ज पे इसको पढ़ते जाएंगे और आइडिया इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है भाई, सर्टन ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन फॉरेस्ट इन ओडिशा वर आस्क्ड टू वेकेट their traditional habitat due to proposed thermal power project with an human right question arise। कह रहा है कि किसी एक ओडिशा के फॉरेस्ट में कोई ट्राइबल एरियाज़ रहते हैं जिनको वेकेट कराया जाता है, खाली करवाया जाता है वो एरिया, किस लिए कि वहाँ पे कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगेगा। अब बताओ इस केस में व्हाट ह्यूमन राइट्स क्वेश्चन अराइज, कौन सा ऐसा ह्यूमन राइट्स है जो प्रश्न में आएगा, ठीक है, कौन सा ह्यूमन राइट वॉलेट हो रहा है ये बताओ, और इससे रिलेटेड जो भी डिसाइडेड केसेस हैं उसके बारे में भी आपको बात करनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ, इसमें कह रहा है द सिचुएशन इन्वॉल्व्स अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट और डेवलपमेंट के बीच में ये कन्फ्लिक्ट आ रहा है, विवाद आ रहा है। पर्टिकुलरली द राइट ऑफ इंडिजीनियस एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो अधिकार है वो हंसिए पे यहाँ पे चढ़ रहा है। अब देखो द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स आर इम्प्लीकेटेड, कौन कौन सा है भैया, देखो पहले तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही जाएँ तो आर्टिकल 21 वॉलेट हो रहा है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये सब हो रहा है। फिर उसके बाद आर्टिकल 11 जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट है, वो भी क्या हो रहा है भाई, वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। वो भी, उसका भी आर्टिकल 11 जो बात करता है राइट टू एडवोकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी वॉयलेट हो रहा है। तो आर्टिकल 11 इंटरनेशनल कॉवेनेंट मतलब ICESC का जो है वो वॉयलेट हो रहा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 भी वॉयलेट हो रहा है इसमें, ठीक। अब यहाँ पे देखो राइट ऑफ रेसिडेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बोला ना कि IDP यानी कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो पर्सन होते हैं उनके लिए 1998 का जो एक्ट गाइडिंग प्रिंसिपल है यूनाइटेड नेशन द्वारा वो बनाया गया है कि आर्बिट्रेरी तरीके से आप नहीं हटा सकते, वो भी प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। ILO का कन्वेंशन 169 भी प्रोटेक्ट करेगा। और राइट टू कल्चर एंड ट्रेडिशनल लैंड जो हमारे आर्टिकल 13 एंड 15 में दिया जाता है वो भी प्रोटेक्ट करेगा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आपको याद क्या करना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का पेपर है तो इसमें आप जितना यूएन की चीज़ें याद करेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा। अगर आप चाहें तो इंडिया के भी जो प्रोविज़न्स है रिलेटेड टू मैच करते हुए इन सब आर्टिकल्स को, उसको भी आप कोट करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब कोट कर दिया। लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो खाली यूएन का ही जो है इंटरनेशनल लेवल पे उसी ह्यूमन राइट को आप लिखते चलिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो भाई, अब यहाँ पे रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी जो प्रोविज़न है वो इंडिया के कंटेक्स्ट में है, इसको आप चाहे तो देख लें, नहीं तो फिर स्किप कर सकते हैं, काफ़ी डिटेल में है। ये इंडियन केसेस हैं, समांथा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997 का। इसमें हेल्ड किया गवर्नमेंट ने कि गवर्नमेंट कैन नॉट लीज ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट कंपनीज इन शेड्यूल एरिया। तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ को लीज पे नहीं दे सकती ट्राइबल एरियाज़ को, ठीक। इस तरह के केसेस हैं, आप देख सकते हैं। ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन का केस है, एक आध केस डाल दीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको केस डालना नहीं है। वैसे भी ये इंडिया के केसेस है, अगर इंडिया के रिस्पेक्टिव में पूछ रहा है तो आप डाल दो।
अब देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड, ह्यूमन राइट UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 25, ये आपको लिखना ज़रूरी है। ऊपर का आप लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लिखना आपको ज़रूरी है। आर्टिकल 25 राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्लूडिंग हाउस वॉयलेट हो रहा है ट्राइबल्स का। UNDRIP यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन और राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पर्सन जो है वो भी उसका आर्टिकल 10 जो है वो वॉयलेट हो रहा है और उसके लिए उनको कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए। अब यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो कह रहा है डिस्प्लेसिंग ट्राइबल कम्युनिटीज़ विदाउट लीगल एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड वॉयलेट्स देयर फॉर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट तो वॉयलेट किया ही है, ठीक है। फंडामेंटल राइट भी वॉयलेट किया है, स्टेटरी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट भी वॉयलेट किया है। यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट के साथ साथ हमारे यहाँ का मतलब जहाँ का भी केस होगा ये उसका फंडामेंटल राइट इंडिया का लिया है तो इंडिया का ही फंडामेंटल राइट जो इंडियन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको वॉयलेट किया है, और साथ ही साथ जो स्टेटरी प्रोविजंस है रिलेटेड टू ट्राइबल्स उसको भी वॉयलेट किया है, ठीक। तो द स्टेट मस्ट इंश्योर, ऐसा करने से पहले प्रायर कंसल्टेशन लेगी किससे, तो ट्राइबल से। फिर उसके बाद रिहैबिलेट और सेटलमेंट करेगी और उनको एनवायरमेंटल एंड कल्चरल असेसमेंट भी प्रोवाइड करवाएगी। उसका आकलन करेगी कि अगर इनका लॉस होता है तो ये लॉस कैसे बियर होगा। अब इतना आसान तो नहीं है कि किसी का बसा बसाया जो घर है या हैबिटाट है उसको उजाड़ करके सेम डिक्टो कोई चीज़ देना, ठीक है ना, उसी तरह का, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका भी असेसमेंट गवर्नमेंट करेगी किसी को डिस्प्लेस करने से पहले। अब यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन नहीं है, केस स्टडी है, इसको अंडर ट्रायल का है, इसको आप देख लोगे जैसा मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया है। इंडिया के ही सारे केसेस इसमें आ जाएंगे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट भी डिस्कस किया गया है, साथ ही साथ आपके लिए जो इंडिया के से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स है उसको भी डिस्कस किया गया है, और इंडिया के ही केस लॉज मैंने इस नोट्स में जो है वो डाले हैं, ठीक। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। दूसरा केस लॉज है ये। हाँ, अब सीधे आएंगे हम सेक्शन सी पे। सेक्शन सी बात करता है लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन राइट्स, डिस्कस इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इन डिटेल। तो कह रहा है कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति और विकास के विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ह्यूमन राइट बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है और इसको बिना पढ़े आप लोग जाना मत, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स आर बेसिक inalienable rights that belong to every human being regardless of race, nationality, religion, gender or any other status. They are necessary for the dignified and meaningful existence of life। कह रहा है कि जो मानव अधिकार है ये एक फंडामेंटल या बुनियादी अधिकार है जिसको कोई आपसे ले नहीं सकता, ठीक है। ये हर एक इंसान को प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जन्म लेते ही उसको ह्यूमन राइट मिल जाता है, चाहे उसकी जाति, चाहे वो कहीं का भी हो, इंडिया का हो, इंग्लैंड का हो, जापान का हो, चाइना का हो, कहीं का हो, सबको मिलता है, ठीक है। तो उसकी जाति, उसकी राष्ट्रीयता, उसकी धर्म, उसका लिंग क्या है, ये सबसे कुछ मतलब नहीं है। अगर एज अ ह्यूमन आप पैदा हुए हो तो आपको फंडामेंटली क्या मिल जाएगा, ह्यूमन राइट्स मिल जाता है, ठीक। अब लीगल डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो एक लेमन टर्म का डेफिनेशन था कि ह्यूमन राइट होता क्या है, लेकिन वेरियस जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स है वो क्या बोलता है ह्यूमन राइट का डेफिनेशन, वो हम देखेंगे। कह रहा है ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड। कह रहा है कि मानव अधिकार सभी मनुष्यों में निहित अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। UDHR 1948 में ये परिभाषा या डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर आओगे सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन इंडिया। जैसे कि
NHRC है, NHRC 1993। इंडिया में क्या इसका डेफिनेशन दिया है वो देख लो आप लोग। कह रहा है ह्यूमन राइट्स मीन द राइट रिलेटेड टू द लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कॉन्वेंट। कह रहा है कि मानव अधिकार का अर्थ संविधान द्वारा गारंटीकृत जो अधिकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो भी वाच हुए हैं, जो भी कॉन्वेंशंस हुए हैं, उसमें जो भी जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा संबंधित अधिकार हैं वो सब ह्यूमन राइट है। ठीक, चलो अब क्या प्रकृति होती है, क्या प्रकृति और विशेषताएं होती हैं मानवाधिकार की, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला तो ये यूनिवर्सल होता है, मतलब सार्वभौमिक होता है, ये सब पे एक तरह से अप्लाई होता है इक्वली। दूसरा इनएलिनिएबल होता है, मतलब अविभाज्य होता है, इसको आपसे किसी कोई छीन नहीं सकता। कैन नॉट बी टेकन अवे आर्बिट्रली, ज़बरदस्ती कोई छीन ले आपसे वो नहीं कर सकता। इंडिविजुअल एंड इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि ये क्या होता है, अविभाज्य और अन्योषित होता है, मतलब नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे बोलते हैं ना सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट, ये सब आपस में एक तार से जुड़े हुए हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता। और ये लीगली प्रोटेक्टेड है। लीगली प्रोटेक्टेड कैसे है, तो हमारे आप जानते हो कि हर एक देश में उसका अपना संविधान है, चाहे रिटन है चाहे कैसा भी है, अनरिटन है, उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है, हमारे यहाँ भी की गई है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड हैं और इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट भी हमारे ह्यूमन राइट को क्या करता है भाई, संरक्षित करता है। ठीक, अब ओरिजिन कहाँ से हुआ, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब इसके पहले भी ऐसा नहीं है कि अभी ही था ह्यूमन राइट, अभी से ही आया है, यानी कि मैग्ना कार्टा 1215 में आया तभी से ही हमारे यहाँ नहीं, उसके पहले से भी बहुत सारे हमारे हिंदू धर्मशास्त्रास में, इस्लामिक चैंटिंग्स में, टीचिंग्स में, क्रिश्चियन इथिक्स में, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में और जो भी हमारे यहाँ धर्म रहे हैं उस सब में आपको ये ह्यूमन राइट देखने को मिलेगा। अशोका के एडिक्ट में मिला है, राइट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट के राइट के बारे में बात किया गया है। फिर बात आएगा मैग्ना कार्टा 1215 इंग्लैंड में, इसमें लिमिटेड स्टेट पावर एंड सिक्योर्ड बेसिक लिबर्टीज़ को किया गया और स्टेट यानी राज्य की पावर को लिमिट किया गया। ठीक है, उस पर सीमा लगाई गई। फिर एनलाइटमेंट, ये तो रहा आपका क्या, एंशियंट, ठीक है, एंशियंट एंड रिलीजियस रूट्स भी है हमारे मानव अधिकार का। एनलाइटमेंट एंड नेचुरल राइट्स फिलॉसफी, अब 1700 से लेकर के 1800 सेंचुरी को इसको एनलाइटमेंट ईयर माना जाता है। इसमें बहुत सारे फिलोसोफर आए थे और बहुत सारी फिलॉसफी दी थी, फिलोसफिकल एरा भी इसको कहा जाता है, इसीलिए इसको एंटाइटलमेंट का भी समय कहा जाता है। जैसे लॉक हो गए, रॉसो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गए, इन्होंने भी इंडिविजुअल यानी व्यक्तित्व स्वतंत्रता को जो है वो बढ़ावा दिया। फिर नेचुरल राइट भी आया, नेचुरल राइट में लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया कि इनहेरेंट है। इसमें लैंडमार्क हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, इंग्लिश बिल ऑफ राइट है, ठीक है, यूएस डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस है, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। ये सारी चीज़ें जो है वो हिस्ट्री की बताती हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता जाता है, डेवलपमेंट भी ह्यूमन राइट्स का होते जाता है। मॉडर्न इरा में क्या डेवलपमेंट हुआ वो हम देखते हैं। कह रहा है कि पोस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड इरा, बर्थ ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट, जब 1945 में ख़त्म हुआ वर्ल्ड वार सेकेंड, तो उसके बाद से ह्यूमन राइट की जैसे बाढ़ सी आ गई, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए और उसी के बाद से ही हम मॉडर्न ह्यूमन राइट्स का मूवमेंट का जन्म हुआ। ठीक है, तो पहला जो यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड बना वो 1945 में आर्टिकल में बना और उसका आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्या बोलता है, प्रमोशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ वन ऑफ इट्स प्राइमरी पर्पस। और इसका पहला आया कि मानव अधिकारों का प्रचार और सम्मान इसके प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है। 1 का क्लॉज 3 बोलता है यूएन चार्टर्ड का एक्ट, यूएन चार्टर्ड का 1945। ठीक है, चलो अब उसके बाद आया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। इसमें बोला कि अ नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन बट द मोरल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल ह्यूमन राइट। बोला कि यह एक गैर बाध्यकारी यूडीएचआर जो है गैर बाध्यकारी घोषणा है, लेकिन वैश्विक यानी कि वर्ल्ड लेवल पे मानव अधिकारों
का नैतिक और राजनीतिक अधिकार होगा UDHR, ठीक है। इसमें राइट टू लाइफ, जैसे हमारे यहाँ 21 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, UDHR के आर्टिकल 3 में राइट टू लाइफ को डिफाइन किया गया। राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 26 में, प्रोहिबिशन ऑफ टॉर्चर को आर्टिकल 5 में बताया गया, ठीक। अब ये सब लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। UDHR लीगली बाइंड नहीं है, लेकिन ये जो है ICCPR यानी कि इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल ऑन पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ये लीगली बाइंडिंग है। तो और फिर ICESCR यानी कि 1966 का ये भी है, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, ये भी बाइंडिंग है। और ये 1976 में जितने भी सिग्नेटरीज स्टेट थे, हमारा इंडिया सिग्नेटरी स्टेट शुरू से ही रहा है, तो इस सब पे लागू होगा। फिर अब क्षेत्रीय ह्यूमन राइट्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग देश ने, अलग अलग कॉन्टिनेंट ने अपना अपना ह्यूमन राइट भी बनाया, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस के बेस पे ही, जैसे यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट, अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट, अफ्रीकन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट, अलग अलग क्षेत्रीय आधार पे ह्यूमन राइट बने, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन राइट इन इंडियन कंटेक्स्ट। तो आप जानते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में ही बहुत सारे हमको ऐसे राइट्स मिल जाते हैं, फंडामेंटल राइट, जो हमारे ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करते हैं। तो वही सब दिया गया है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, DPSP में भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, इसको तो आप लोग देखे लेंगे। फिर उसके बाद जुडिशियल एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, हमारी जुडिशरी ने भी हमारे फंडामेंटल राइट को और ह्यूमन राइट को बहुत एक्सपांड किया है, ठीक है। जैसे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में क्या बोला गया, इसने आर्टिकल 21 के दायरे को जो है वो बढ़ा दिया। इसी तरह विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में इसने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के नॉर्म्स को रिकॉग्नाइज्ड किया। तो जुडिशियल एक्सपांशन, जुडिशियल डिसीजंस भी राइट्स को एक्सपांड करते हैं, ठीक है। कंक्लूज़न देख लो भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में तो इंट्रोडक्शन भी लिखना है, बीच में जो बॉडी है उसमें भी बहुत सारी चीज़ डालनी है, उसके बाद कंक्लूज़न भी आपको लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ह्यूमन राइट्स हैव इवॉल्व फ्रॉम मोरल एंड रिलीजियस टीचिंग, ह्यूमन राइट नैतिक और जो धार्मिक टीचिंग्स है उसी से निकल करके आया है और उसी को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। दे आर नाउ इंस्टेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन शेपिंग अ यूनिवर्सल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग। और अभी अगर हम बात करें तो ये हर जगह, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो किसी भी देश का और इंटरनेशनल टीचीज़ है, वो हर जगह देखने को मिलता है, जो किसी भी पर्सन के डिग्निटी को, लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ एक कोड दिया है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। ये अगर लिख देंगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। चलो, आई होप ये डिस्कशन आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि ह्यूमन राइट ऐसा एक पेपर है जहाँ बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन आप लोग को अच्छे से पेपर अपना लिखना है, इसको देख करके जाना है। एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो आप देख करके जाइए, और इसी में से आपके मुझे लगता है कि 40-50% पेपर तो आ जाने हैं, ठीक है ना। चलिए, अब डिस्क्राइब द वेरियस प्रोविज़न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस प्रोविज़न रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट कंटेंट अंडर आर्टिकल कंटेंट अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित क्या क्या विभिन्न प्रावधान हैं वो बताइए। तो इसको हम देखते हैं भाई, क्या कह रहा है, इंट्रोडक्शन टू द UN चार्टर एंड ह्यूमन राइट। तो UN चार्टर अडॉप्ट किया गया 1945 में, और यही फाउंडेशनल ट्रीटी है, संधि है, समझौता है UN का। इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी थी, पहली अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संधि थी जिसने रिकॉग्नाइज किया किस चीज़ को, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस पे। पर्पस क्या था इसका, टू प्रिवेंट वार। ये जो यूनाइटेड नेशन 1945 में हुआ था, चार्टर आया था, इसका पर्पस था कि वार को भैया प्रिवेंट करना है, शांति को बनाना है, डेवलपमेंट को जो है वो प्रमोट करना है, और फंडामेंटल ह्यूमन राइट को अपहोल्ड करके रखना है, बना करके रखना है, ठीक। अब की ह्यूमन राइट्स प्रोविज़न इन UN चार्टर, तो क्या ऐसे मुख्य प्रावधान है। तो पहला तो प्रियम्बल है। प्रियम्बल क्या बोलता है UN चार्टर का, वी द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डिटरमाइंड टू रिफर्म फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन,
emphasize the dignity, equality and worth of human person, forms the ideological foundation of the human right। तो ये इसका प्रियम्बल है। जैसे हमारे संविधान का प्रियम्बल है, वैसे ही इसका भी प्रियम्बल है। इसको आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, याद भी कर सकते हैं। 1 का क्लॉज 3 क्या बोलता है? स्टेट द पर्पस ऑफ यूएन। क्या इसका पर्पस है यूनाइटेड नेशन चार्टर बनाने का 1945 में? तो टू अचीव द इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से जो है वो तालमेल बैठाया जाए, ये इसका उद्देश्य है। अंदर की चीज़ें आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या बोलता है? एम्पावर द जनरल असेंबली टू। अब जितने भी जनरल असेंबली क्या करता है भाई, कानून हमारे यहाँ का जैसे लेजिस्लेचर काम करता है, कोई भी प्रावधान बनाना हो तो इसमें हमारे पार्लियामेंट में बनता है, तो इसी तरह जनरल असेंबली भी यूनाइटेड नेशंस का क्या है भाई, पार्लियामेंट है, जहाँ पे जितने भी रिकमेंडेशन होते हैं या फिर कोई भी पॉलिसी फॉर्म होती है, कोई चार्टर में नई चीज़ें आनी है, अमेंड होनी है, तो सब यहीं होती है, ठीक है। तो 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी एम्पावर करता है, महासभा को अधिकार देता है कि वो मानव अधिकारों के हित में और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत सारी सिफारिशें कर सकता है, बहुत सारे अधिकार को ला सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल 55C क्या बोलता है यूएन का? ये बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र को निम्नलिखित को बढ़ावा देने के लिए बाध्य करता है। तो ऑब्लिगेट करता है, बाध्य करता है यूएन टू प्रमोट। क्या प्रमोट करता है भैया? जितने भी सिग्नेटरी स्टेट हैं यूएन में, वो क्या करेंगे? हर एक ह्यूमन राइट को ऑब्जर्व करेंगे, अपने यहाँ बढ़ावा देंगे और लोगों को आगे बढ़ने के लिए, उनके गोल्स को अचीव करने के लिए सपोर्ट करेंगे, ना कि बाधा डालेंगे। तो ये सब प्रोविज़न है किसके? यूएन के। आर्टिकल 56 क्या बोलता है? मेंबर्स प्लेज टू टेक जॉइंट एंड सेपरेट एक्शन। और जो भी मेंबर्स हैं यूएन के, वो क्या करेंगे? अलग अलग या फिर साथ में आकर के कार्रवाई करेंगे, जिससे एक अचीव किया जा सके पर्पस यूएन का जो भी है, ठीक है। मानवाधिकार दायित्व को सदस्य राज्यों पर बाध्यकारी बनाता है ये, ठीक। अनुच्छेद 56। इसी तरह आर्टिकल 62 क्लॉज 2 जो है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है वो एम्पावर्ड करता है कि ये कुछ रिकमेंडेशन बना सकता है ह्यूमन राइट को बढ़ाने का। तो इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसको आप देख सकते हो, देख रहे हो, ये आर्टिकल्स हैं। और ह्यूमन राइट के ये आपने ICCPR, ICCSR, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, तो वही चीज़ आप क्या करेंगे, इसमें कोट कर देंगे और कुछ केस लॉज को भी रेफ़र कर देंगे। जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया दैट इंटरनेशनल ट्रीटी इवन इफ़ नॉट इनेक्टेड इनटू लॉ आर बाइंडिंग अनलेस दे आर कॉन्ट्राडिक्ट द डोमेस्टिक लॉ। तो इंटरनेशनल ट्रीटी जो भी होगी वो हमारे इंडिया में भी लागू होगी, जब तक कि वो हमारे इंडिया के लॉ को इनकन्सिस्टेंट या असंगत नहीं होगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस आपको दिख जाता है इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। इसी तरह आप कंक्लूज़न भी लिख दोगे, जो पहले कंक्लूज़न आपको एक बार क्वेश्चन में मैंने बताया था, वैसे ही कंक्लूज़न लिख दोगे, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है? डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंटेंट इन इंटरनेशनल कॉन्वेंट। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों में निहित मानव अधिकार के कार्यान्वयन के तंत्र पर चर्चा कीजिए। तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जाता है मानव अधिकार को, उसको आपको देखना है। तो बहुत सारे मैकेनिज्म हैं भाई, बहुत सारे ऐसे कॉवेनेंट हैं, इंटरनेशनल कॉवेनेंट है, चार्टर हैं, जो क्या करवाते हैं, ह्यूमन राइट को इन्फोर्स करवाते हैं। जैसे ये देखा आपने, ICCPR है, ICSCR है, ठीक है। ये ट्रीटीज़ जो है वो ट्रीटीज़ को लीगली बाइंड कराते हैं, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। ICCPR ह्यूमन राइट्स कमेटी HRC का जो आर्टिकल है 28 से लेकर के 45 तक, ये कंपोस्ट 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट लाता है और ये मॉनिटर करता है कि भाई अगर ये जो ह्यूमन राइट्स है ये इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, जो नेशंस हैं उनके अंदर, ठीक है। रिपोर्ट्स वगैरह मांगती है। फिर कमिटी ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल कमेटी भी बनाई जाती है, जो मॉनिटर करती है स्टेट्स के सारे कदम्स को जो ह्यूमन राइट्स के लिए उठाए जाते हैं और रिपोर्ट करती है इसके मैकेनिज्म को। तो ये सब इन्फोर्सिंग एंटिटी हैं,
ठीक है। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है, मतलब कि सार्वभौमिक अवधानिक समीक्षा भी की जाती है यूएन मेंबर के स्टेट्स को हर 4 से 5 साल में, ठीक। और ये देखा जाता है कि किस किस जो सिग्नेटरी स्टेट है उसने या फिर मेंबर्स है जो यूएन के, उसने क्या क्या लागू किया है अपने यहाँ, या किस तरीके से ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। इस पोर्टल स्पेशल जो है वो रिपोर्टर्स भी होते हैं, थेमेटिक मैंडेट भी होते हैं जो फुलफिल करने होते हैं। अब इसमें रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स काउंसिल का क्या रोल होता है, ये भी ह्यूमन राइट के ट्रीटीज़ को प्रमोट करता है, और अगर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई भी बाधा आ रही है तो उसको जांच करता है, उसको रेजोल्यूशन करता है, उसका समाधान करता है, ठीक है। इमरजेंसी डिबेट है अगर वो करता है, ठीक है। ह्यूमन राइट में एनजीओज और सिविल सोसाइटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है उसको पारित करवाने में, लागू करवाने में ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। आप जानते ही हो कि एनजीओज भी ह्यूमन राइट के लिए काम करते हैं, ठीक है। कंक्लूज़न यहाँ पे आप लिख सकते हो, देख रहे हो पूरा अच्छे से नोट्स दिया गया है, यहाँ पे मैंने नोट्स बना दिया, इसीलिए आप एक बार बस उसका बेस समझ लीजिए और पढ़ते चले जाइए, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस राइट्स अंडर द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। अच्छा, जितने भी कोवेनेंट हैं सिविल पॉलिटिकल राइट्स के, इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स के, वो सब आप पढ़ करके जाइएगा। यूएन चार्टर्ड आप पढ़ के जाइएगा, यूडीएचआर पढ़ के जाइएगा आप 1948 का, उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट दे आर अडॉप्टेड एंड इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन लीगल सिस्टम। देखो भाई, इंटरनेशनल कोवेनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट जो है उसको रिलेट करके पूछा है इंडियन लीगल सिस्टम में, कि ये किस तरीके से हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में इसको अडॉप्ट किया गया है या फिर किस तरीके से इसको लागू करवाया गया है। तो देख लेते हैं। द ICCPR 1966 इज़ अ कोर ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है, ये प्रोटेक्ट करता है सिविल लिबर्टी और राइट्स को, इंडिविजुअल को, और ये 1976 में इन्फोर्स हुआ, और इंडिया में भी 1979 में इसको इन्फोर्स कराया गया। अब यहाँ पे देखो की राइट्स अंडर ICCPR, क्या क्या राइट हैं भाई। देखो ये जो राइट्स आपको ICCPR के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने के मिलेंगे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। हाँ, हालांकि इसका आर्टिकल जो है वो डिफरेंस रहेगा, जैसे इसमें आर्टिकल 6 में है राइट टू लाइफ, 7 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर एंड क्रूअल ट्रीटमेंट, 9 में है लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, इसी तरह से 17 में देखो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट कंसाइन 18 में है, राइट टू एक्सप्रेशन 19 में है। तो इस तरीके से आपको यहाँ ICCPR में जैसे देखने को राइट्स मिलता है उसी को फॉलो करते हुए या फिर उससे रिलेशन बैठाने के लिए भी हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को आपको मिलती हैं। तो रिलेशन दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा, आप आसानी से कंपेयर इसको कर पाओगे। जैसे कि राइट टू लाइफ 6 में दिया गया है, हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 21, नो टॉर्चर हमारे यहाँ 21 में दिया है, राइट टू लिबर्टी हमारे यहाँ 22-21 में 21-22 में दिया है, फेयर ट्रायल इसमें दिया हुआ है, ठीक है, 21-14 में दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसमें 19 में दिया गया, हमारे यहाँ 19(1)A में दिया गया। तो ये चीज़ आप देख लोगे। इक्वालिटी उसमें 26 में दिया गया, हमारे यहाँ 14 में दिया गया है, ठीक। अब इसी तरह जुडिशियल रिकॉग्निशन देख लोगे कि ICCPR का क्या है। विशाखा वाले गाइडलाइंस में तो मैंने बता ही दिया, आपके इसके पहले वाले केस में 2 केस डाल देंगे, ये इनफ है। उसके बाद कंक्लूजन जैसा कि आप लिखते हैं लिख के चले आएंगे। अब हमारा आ गया लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया इन द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये ऑटोनॉमस बॉडी है, मतलब कि अपने तरीके से ये काम करती है, स्वायत्त तरीके से ये काम करती है। और किस लिए काम करती है, प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब मानवाधिकार का कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, कैसे इसको लागू करवाया जाए, इसके बारे में बात करता है। ये भारत में 12 अक्टूबर 1993 में स्थापित हुआ, ठीक है, और इसको अमेंड भी किया गया है 2006 और 2019 में। डेफिनेशन क्या दिया है, 2 क्लॉज D में दिया गया ह्यूमन राइट का। क्या कहता है जरा देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स मीन द राइट रिलेटिंग टू लाइफ,
life, equality, dignity of human individual guaranteed by the Indian Constitution, embodied in international covenant and enforceable by the courts। आपको सेम इस ये पहले भी मैंने बता दिया है कि NHRC के अंतर्गत क्या है, तो आपको यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पोजिशन कौन कौन होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का मेंबर्स और कैसे बनती है इनकी बॉडी, तो एक चेयरपर्सन सेक्शन 3 में डिफाइन है, एक चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन जो होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो पहले रह चुके होते हैं। 4 मेंबर और होते हैं। 4 मेंबर में से कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक्स जजेस होते हैं इंक्लूडिंग जजेस, ठीक है। और एक बंदा कोई ऐसा होगा जिसको ह्यूमन राइट की स्पेसिफिकली अच्छी नॉलेज होगी। और इंक्लूड होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर नेशनल कमीशन ऑफ SC ST एंड वुमेन माइनॉरिटीज से, ठीक है। तो ये हो गया। स्टेटरी फंक्शन क्या बताया गया है कि क्या क्या वैधानिक ये कार्य कर सकते हैं आर्टिकल 12 में, जैसे ये कर सकते हैं इंक्वायरी इनकी ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन। कहीं भी अगर ह्यूमन राइट का वॉलेशन हो रहा है तो ये खुद से या फिर मतलब खुद से संज्ञान ले सकते हैं और उसको बचाने के लिए जा सकते हैं, या फिर किसी के याचिका पे पिटिशंस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। विजिटिंग द प्रिजन्स एंड डिटेंशन सेंटर, जितने भी जेल हैं या हिरासत केंद्र है उनको विजिट करने का इनका राइट है। रिव्यू करने का, जो भी लॉ आ रहा है, ठीक है, उसको भी रिव्यू करने की समीक्षा करने के अधिकार है NHRC के पास। ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन, मतलब मानव अधिकार के बारे में जागरूकता फैलाना, शिक्षा देना, ये काम है इनका, ये करते हैं, ठीक है। और NGO जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको इनकरेज करना, उनको इनकरेज करना और उनको प्रोत्साहित करना कि वो ह्यूमन राइट्स को एश्योर करें, ठीक है। पावर ऑफ NHRC सेक्शन 13 में दिया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कि सिविल कोड का पावर रखते हैं भाई, जैसे सम्मन दे सकते हैं विटनेस को जो कोई ह्यूमन राइट्स को वॉलेट कर रहा है किसी का, डिस्कवरी करवा सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट का, पब्लिक रिकॉर्ड्स मांग सकते हैं, और रिसर्च एंड एक्सपर्ट एविडेंस भी कमीशन कर सकते हैं उसके लिए, ठीक। अब इसमें फिर लैंडमार्क केसेस है, पंजाब मास क्रिमेशन केस है, फिर असम डिटेंशन सेंटर केस है, दिल्ली गैंग रेप केस है, जो दिल्ली गैंग रेप केस 2012 जो निर्भया कांड हुआ था उसमें NHRC में रिकमेंडेशन दिया था पुलिस रिफॉर्म में और फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने में और वुमेन की सेफ्टी में। तो ये सब जो है वो आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे ये इन्फोर्समेंट पावर इनके पास नहीं है। रिकमेंडेशन, ये अगर कोई सुझाव देते हैं किसी लॉ को बनाने में या किसी लॉ में, तो वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इसका फेलो अप मैकेनिज्म कमी है उसमें, ठीक है। और फंडिंग इशू भी आता है, ठीक। अब रिसेंट अमेंडमेंट इसमें देख लेंगे और साथ में कंक्लूज़न करके इसका जो है वो एंड करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी जो है वो एंड होगा। तो थैंक यू एवरीवन। आप लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दीजिए। जिस तरीके से मैंने ह्यूमन राइट का ये वीडियो बनाया है उसी तरीके से आप सभी क्वेश्चंस का, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। और नहीं तो ये भी अगर आप पढ़ करके जाते हो अच्छे से तो इसी में से 50 to 60% आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी ह्यूमन राइट्स के पेपर में, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड बनाया गया है, ठीक है ना, और उसी का सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।